हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। देखो, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का मतलब आप समझो। सबसे पहले तो जैसे आप नदी के पास खड़े हो, ठीक है, तो वहाँ नदी के पास आपने देखा होगा, अगर आप नीचे देखते हो नदी में तो जो स्टोन्स होते हैं नदी में वो थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं आपको। मतलब जैसे कहते हैं ना कि पानी की गहराई नदी में उसको देख कर मत पता करो, ठीक है ना, या तो कोई चीज़ लेकर आप पता करो पहले तो, कोई स्टिक वगैरह की कितनी गहराई है, क्योंकि वो देखने में क्या लगता है कि वो जो पत्थर होते हैं वो थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं नदी में, समझ रहे हो, और एक्चुअल में होते काफ़ी नीचे हैं। तो ये है कि रियलिटी में कहीं और हैं पत्थर नदी में, इसका मतलब वो हो गई रियल डेप्थ, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, थोड़े से ऊपर हैं, और वो क्या है आपके लिए अपेरेंट डेप्थ है। क्या इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये एक इंटरफेस ले लिया, ठीक है, ये है एयर और इधर है मान लीजिए वाटर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रखा है, क्लियर, इस पोजीशन पे यहाँ पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो ज़रा, ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी बाहर, क्लियर। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आएंगी, वाटर में कहाँ से लाइट आ गई? देखो पहली तो बात है, अंधेरे में पानी में आपको कुछ दिखाई देता है क्या? जब सनलाइट होगी तभी कुछ दिखाई देगा, तो सनलाइट वहाँ भी जा रही है। देखो कोई भी चीज़ आपको कैसे दिखाई देती है, लाइट उस पर जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और आपकी आइज़ में आती है, ठीक है, तब आपको कोई चीज़ दिखाई देती है। अंधेरे में क्यों नहीं कुछ दिखाई देता? क्योंकि लाइट ही नहीं है, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी उस चीज़ से लाइट, ठीक है, तो आपको दिखाई क्या देगा। लेकिन जब सनलाइट है या कोई भी लाइट है आपके पास, तब क्या होगा, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में आती है, क्लियर, तब आपको वो चीज़ दिखाई देती है। तो सेम चीज़ यहाँ है कि सनलाइट यहाँ पर भी आ रही होगी, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट आपको बाहर से दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगी, बाहर ही जाएंगी। अब देखो वो बाहर कैसे आ रही हैं, वो चीज़ समझनी है आपको। देखो जैसे मान लो इस यहाँ से ये गई आपके पास लाइट, क्लियर, और ये इंटरफेस पे जब ये गई तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्लियर, क्योंकि एक मीडियम से अब दूसरे मीडियम में जा रही है ये लाइट, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन होगा तब देखो क्या होगा, वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर, और एयर कैसा है, रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो कैसे होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम किस तरीके से बनाएं, इसमें देखो ज़रा, इस तरीके से बना सकते हैं या नहीं, ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये वाला एंगल मान लीजिए ये एंगल ऑफ आई हो गया और ये वाला एंगल ऑफ आर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ऐसे कई सारी रेज जाएंगी वैसे तो बाहर, ठीक है, तो हम एक रे और बनाते हैं इसमें। वो कैसे, देखो ये गई स्ट्रेट इस इंटरफेस पे, ये कैसे गई, स्ट्रेट, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है कि स्ट्रेट जाएगी इंटरफेस से तो ये स्ट्रेट ही बाहर निकल जाएगी इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई कहानी? जैसे मिरर में भी होता था, अगर आपको याद हो, कि अगर रे ऐसे आई बिल्कुल स्ट्रेट तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। तो इंटरफेस अगर रिफ्रैक्शन का केस है तो इसमें भी यही होगा, अगर रे इस तरीके से आ रही है इंटरफेस पे तो वो ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी बनाई है, ठीक। अब देखो ज़रा होगा क्या, यहाँ पर आप खड़े हो तो ये मैं आपकी आईज़ बना देता हूँ इतनी बड़ी यहाँ पर, ठीक, ये क्या है, आपकी आई है इतनी बड़ी, वैसे होती नहीं है लेकिन डायग्राम में समझने के लिए हमने इस तरीके से बनाया है, क्योंकि ये रेज़ आपको मेरे को खुली खुली करके दिखानी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो? नहीं तो आपकी आईज़ होती कितनी है, ये तो रेज़ इस तरीके से निकल जाती है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ये ऐसे जाती और इधर से रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाती, ठीक, और ये स्ट्रेट ऐसे निकल जाती, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्योंकि हमारी आईज़ है ही कितनी थी, देख समझ रहे हो ना, तो वहाँ से जो रेज़ आएंगी वो बड़े कम एंगल पे आएंगी इस तरीके से बाहर। चलो यहाँ पर तो मेरे को ये दिखाना है, आपको पूरा डायग्राम समझाना है, इस वजह से ऐसा बनाया है। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ? ठीक है, अब कईयों को लग रहा होगा कि नहीं हमारी तो दो आईज़ हैं तो ये तो कम है डिस्टेंस, दो आईज़ हैं लेकिन दोनों में जाएंगी कैसे रेज़, एक आई में अलग से रेज़ जाएंगी और दूसरी आई में अलग से रेज़ जाएंगी, तभी तो इमेज बनेगी आईज़ में। चलो क्लियर हो रही होगी बात ये, ठीक। अब देखो ज़रा, जब आप आईज़ से इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्वियस जो रेज़ आपके पास आ रही हैं तो वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं। तो स्ट्रेट पाथ कैसे, जब वो देखेंगी तो ऐसे स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं, तो मतलब ये अगर स्ट्रेट पाथ बनाए हम इस तरीके से बनेगा आपके पास, ठीक है, तो मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिखेगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो ज़रा, ये जो ऑब्जेक्ट था जहाँ पर एक्चुअल में, इसको मैंने मान लिया ये क्या है आपके पास, रियल डेप्थ, दैट इज़ एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और ये आई जहाँ बना, मतलब इमेज जहाँ बनी है, इसको मैंने मान लिया ये क्या है, वाई, मतलब ये क्या है, अपेरेंट डेप्थ है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रहा है? तो शिफ्टिंग कितनी हुई है, शिफ्ट कितना हुआ, ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं,
डी जिसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, की ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया ऊपर, तो ये डी हम इसको बोल रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई है कहानी? ठीक, अब देखो ज़रा ये चीज़ को समझो, यहाँ पर ये एंगल आई था और ये क्या था, एंगल आर, ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो ये भी क्या एंगल आई होगा, क्यों, देखो ये रे और ये वाली क्या है, पैरेलल है आपस में, और ये है एक लाइन, ठीक है, तो ये दो एंगल क्या होंगे, इक्वल ही होंगे अगर दो पैरेलल हैं। क्यों होंगे इक्वल, कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से ये दो पैरेलल रेज हैं और ये रही एक लाइन, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा हमेशा। कौन से एंगल होते हैं आपके पास, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने पहले, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं, बता दो। उसके बाद देखो ये एंगल आर है, तो यहाँ पर ये भी एंगल क्या होगा, आर ही होगा। ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो इनको हम कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ समझो, ये दो आपके पास क्या हो गई, पैरेलल रेज हो गई, ठीक है, और ये आपके पास ये लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है, तो एक ये वाला एंगल और एक आपके पास ये वाला एंगल, ये दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये कौन से एंगल्स होंगे आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एक बाहर वाला एंगल एक अंदर वाला एंगल, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, ये इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पर भी आर लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से, ठीक है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर बी, और इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं ए। क्या इतनी बात क्लियर है, और ये वाला एन मान लेते हैं, ये वाला नॉर्मल के लिए यहाँ पर एम लिख देते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं, और ये यहाँ पर सी लिख देते हैं इस तरीके से। क्या डायग्राम समझ में आया आप लोगों को, कैसे बनाया है हमने डायग्राम, समझ रहे हो। वैसे रियलिटी में समझो कि ये इतनी खुली कभी रेज नहीं जाती, पहली तो बात ये है, ठीक है। और ये जो आई होता है ना यहाँ एंगल, ये बहुत स्मॉल होता है, यहाँ तो देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया इस तरीके से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी आइज़ कितनी छोटी हैं, तो वहाँ पर जो रेज आएंगी वो भी बड़ी कंजस्टेड होकर ही आपकी आइज़ पे आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर तो डायग्राम समझाने के लिए इतना खुला खुला बनाया है ये रेज को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कहानी है क्या है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एयर था, ये वाटर था, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लिख देते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डब्ल्यू लिख देते हैं। बताओ समझ में आया डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम थोड़ा सा, अपेरेंट डेप्थ जो है आपके पास वो क्या है, देखो यहाँ से अपेरेंट डेप्थ ये है आपके पास, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आई बी, और जो रियल डेप्थ है वो क्या है, रियल डेप्थ है आपके पास ये ओ बी, और आई बी को हमने वाई से लिखा है, और ओ बी को हमने किससे लिखा है, एक्स से। कितनी बात क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये एंगल्स के बारे में लिख देते हैं, जो हमने ये एंगल इक्वल किए हैं। देखो ये वाला जो एंगल है इसको मैं नाम कैसे लिखूँ, ये वाला जो एंगल है ओ ए एम, ठीक है, तो ये देखो एंगल ओ ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के, ये वाला है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और ये क्या है आई, और क्यों है ये अल्टरनेट एंगल्स। कितनी बात क्लियर है। ऐसे ही ये वाले एंगल लिख दो, इस वाले को नाम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ये लिखते हैं ना हम ओ ए एम, एक्चुअली में ये ए है एंगल, और ओ और एम वाली लाइन है, देखो ओ वाली लाइन और एम वाली लाइन और ए पे एंगल बन रहा है, ये मतलब होता है इसका। इससे क्या होता है, ईजिली पता चल जाता है कि एंगल कौन सा है। ए ओ बी है तो ए ओ बी, तो हमें पता चला जाएगा कि बीच वाला है ना जो हमारे पास ओ, इस पे एंगल बना हुआ। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब ये आर वाले को देखो, आप खुद सोचो जरा क्या होगा इसके अंदर, सी ए एन, ठीक है, एंगल सी ए एन किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो जरा, सी ए एन ए आई बी, ये आई है पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है जो, तो एंगल ए आई बी दैट इज़ आर के इक्वल है। और कौन से एंगल्स हैं आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितनी बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो ये जो चीज़ इधर बनाई थी हमने, ये सारा रफ था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। देखो डायग्राम ही मेन है इसमें, अगर जिसका डायग्राम बन गया तो ये हो गया, बस डेरिवेशन हो गई, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि एंगल आई क्या है इसमें, बहुत छोटा है ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं ए पर, तो यहाँ लिखते हैं हम अप्लाई, अब तो ईजी है देखो बहुत, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पर अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया जहाँ से लाइट जा रही होती है, ठीक है, पहले वो वाली चीज़ देखते हैं हम, तो यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, और ये आ जाएगा साइन आई इक्वल टू में ऊपर क्या है म्यू ए और साइन आर। इस तरीके से हम इसको समझेंगे। बताओ समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ से आ जाएगा अब आपके पास साइन आई अपॉन में साइन आर ये वाला,
और ये आ गया म्यू ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू में म्यू, किस तरीके से लिखते हैं हम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी बनता है। समझ रहे होंगे आप या नहीं? म्यू ए ऊपर लिखते हैं और म्यू डब्ल्यू नीचे, तो इससे हम रिवर्स भी देख सकते हैं कि क्या है ये डब्ल्यू म्यू ए। क्लियर है? लाइट जा रही है वाटर से एयर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? अब देखो इसमें जो आया है आपके पास, अगर यहाँ ये साइन आई आया और ये साइन आर, इनकी वैल्यूज़ चाहिए हमें अब, ठीक है? तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब साइन आई और साइन आर की वैल्यू कैसे निकल सकती है? देखो डायग्राम में देखो, आई देखो कहाँ है, ये वाला आई अगर हम कंसीडर करें है तो ये भी, लेकिन ये वाला आई कंसीडर करें तो ये ट्रायंगल बनता है हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल बनता है ये आपके पास? ए ओ बी। यही ट्रायंगल लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि जब भी हम वैल्यूज़ निकालेंगे साइन की या कोस की, ठीक है, जिसमें हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाले से लगाते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज वगैरह, ये सब फॉर्मूले पता होंगे आपको, तो वो हमेशा कौन से होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं। तो ये आई अगर हम कंसिडर करें तो ये वाला ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा ए ओ बी, और इस ट्रायंगल में साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखो ज़रा, समझ रहे होंगे आप बात को या नहीं? ठीक है, तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी में अगर हम साइन आई की बात करें तो साइन आई होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो ज़रा इसमें कहाँ होगा, देखो ये एंगल है, ठीक है? एंगल के सामने वाली क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये पता है आपको। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है? तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पर? ओ ए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो? ठीक है, तो ये साइन आई की वैल्यू आई है। इसी तरीके से हम साइन आर भी निकाल सकते हैं। साइन आर देखो कहाँ पर है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। देखो ये साइन आई की वैल्यू आ गई बी ए अपॉन में ओ ए, ठीक है? इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ये साइन आर हमें चाहिए, तो साइन आर देखो यहाँ से, देखो साइन आर ये वाला अगर कंसीडर करें तो ये वाला ट्रायंगल बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? कौन सा ट्रायंगल होगा ये आपके पास? ए आई बी। तो यहाँ लिखते हैं हम सिमिलरली इन ट्रायंगल ए आई बी में, तो साइन आर की वैल्यू वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एंगल है ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री है ये वाला यहाँ पर, तो ये इसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास? ए बी हो गया, ठीक है? या इसको हम बी ए लिख दें, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई हमारे पास? ये आई ए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको मान लो थर्ड। अब पुट कर देते हैं सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, देखो ये थर्ड आ गई हमारे पास और ये रही यहाँ पर सेकंड, ठीक है? सेकंड ये वाली और थर्ड वो वाली, कहाँ फर्स्ट में पुट करेंगे? साइन आई है क्योंकि बी ए बाय ओ ए, तो ये यहाँ पर पुट करेंगे, और साइन आर की वैल्यू हमारे पास थर्ड इक्वेशन में आई है, वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं अब पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो चलो पुट करते हैं ज़रा इसमें, देखो ज़रा। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू म्यू ए है, देखो ये है ना डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये डब्ल्यू म्यू ए, साइन आई की वैल्यू जो है आपके पास वो है बी ए बाय ओ ए, और जो साइन आर की वैल्यू है वो यहाँ पर देखो यहीं से आ रही है बी ए बाय आई ए, तो बी ए बाय आई ए। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो ज़रा यहाँ पर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी ए बाय ओ ए मल्टीप्लाई में, जब ये नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? आई ए ऊपर आ जाएगा और बी ए नीचे आ जाएगा, बी ए से बी ए कैंसिल, क्या आ गया ये आपके पास? आई ए बाय ओ ए। इसकी वैल्यू आई है ये म्यू, ये ए और ये डब्ल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो ज़रा जल्दी से, समझ में आ रही है कहानी या नहीं? अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को ध्यान देना। देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये एंगल आई जो है ये बहुत स्मॉल होगा, ठीक है? इसका मैंने रीज़न बताया आपको, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बताई थी ये चीज़ कि एंगल आई स्मॉल क्यों होता है, ठीक है? ये तो समझाने के लिए इतना आपको बताया ब्रॉड में कि इतनी बड़ी आई थोड़ी होती है, ठीक है? छोटी सी आईज होंगी हमारी, ठीक है? तो उसमें ही आपके पास जो लाइट आएगी वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड होकर आएगी यहाँ से, और एंगल आई बहुत ही छोटे होंगे यहाँ। क्लियर? अब अगर एंगल आई छोटा है तो जैसे ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है? तो क्या ये ए बहुत क्लोज नहीं होगा बी के? ठीक है, अभी जैसे ये जो ए है तो और छोटा बना दें अगर हम ये, तो ए जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज है बी के,
यही बात है, ठीक है। तो एंगल आई स्मॉल है, उसकी वजह से ए क्या हो गया, वेरी क्लोज टू बी, तो मैं यहाँ आई ए की जगह आई बी लिख सकता हूँ और ओ ए की जगह ओ बी लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। और एक तरह से आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे ये वाला ओ पॉइंट था, ये ओ ए है, ठीक है। अब अगर ये लाइनें बहुत ज़्यादा पास में हैं इधर, ठीक है, तो ये ओ ए एक तरह से ओ बी के इक्वल है, सीधी सी बात है या नहीं। और यहाँ पर जैसे हमारे पास ये था, ये आई ए बन रहा है, तो यहाँ पर जैसे कहीं ये बनेगा आपके पास ये वाला, ये जो है आई ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी के इक्वल, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंगल्स पे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो आप कैसे मर्जी समझ लो इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल आई स्मॉल है, उसकी वजह से समझ लो ये लाइन इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यानी कि ये बी के क्लोज हो जाएगा ए, उसकी वजह से क्या होगा, मैं ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, ऐसे भी आप समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं एज एंगल आई इज़ वेरी स्मॉल, समझ लो, रीज़न आपको पता है क्या है। सो ए इज़ क्लोज टू बी, समझ लो, ए किसके क्लोज हो गया, बी के क्लोज हो गया। अगर ए क्लोज हो गया बी के, तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अब डब्ल्यू म्यू ए इज़ इक्वल टू में आई ए की जगह आ जाएगा आई बी और ओ ए की जगह आ जाएगा ओ बी। समझ रहे हो ना ये चीज़। अब आई बी और ओ बी की वैल्यू आप देखो यहाँ पर लिखी थी हमने, आई बी वाई है और ओ बी क्या है, एक्स है, तो इसको लिख देते हैं हम, आई बी वाई है और ओ बी क्या है, एक्स है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पता है कि अगर डब्ल्यू म्यू ए है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू और ये ए यहाँ लिख दें और ये डब्ल्यू यहाँ लिख दें, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास, डब्ल्यू म्यू ए इज़ इक्वल टू 1/a म्यू डब्ल्यू, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब अब एयर टू वाटर लाइट जा रही है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये आपको बताया भी था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, जैसे ये रेस जा रही है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में इसका रिवर्स भी हो सकता है इसी तरीके से, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, डब्ल्यू म्यू ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/a म्यू डब्ल्यू, और ये इधर क्या है, y/x है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब अगर मैं a म्यू डब्ल्यू ऊपर लेकर जाऊँ तो क्या होगा, ठीक है, इनको ऊपर लेके जाएंगे तो a म्यू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू में, तो ये भी ऊपर हो जाएगा, x ऊपर जाएगा और y नीचे जाएगा, इनका रेसिप्रोकल कर दिया एक्चुअली में हमने, ठीक है ना। 1/a म्यू डब्ल्यू को a म्यू डब्ल्यू लिख दिया क्योंकि a म्यू डब्ल्यू के नीचे 1 आ गया, और y/x को भी पलट दिया हमने, x/y लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो ये मेन आपके पास अब फॉर्मूला बना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का x/y, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर देखो, रियल डेप्थ, फॉर्मूला बन गया आपके पास अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो इस तरीके से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, अगर हमें रियल डेप्थ पता है और अपेरेंट डेप्थ पता है, या फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और आपसे अपेरेंट डेप्थ वगैरह पूछता है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो म्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं रिस्पेक्ट टू एयर के लिए, ए लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और ये आ गया आपके पास x/y, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल शिफ्ट डी वाला पॉइंट बताया था, याद है कि ओ जो है ये ऑब्जेक्ट, ये कितना ऊपर गया है, तो ये कितना ऊपर गया है डी, तो ये क्या होती है नॉर्मल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ है ऊपर, ठीक है। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम नॉर्मल शिफ्ट डी, ठीक है। देखो इसमें आपको पता है डी क्या था हमारे पास, नॉर्मल शिफ्ट, और डी का जो फॉर्मूला बनेगा, अगर आप इस डायग्राम से देखो, ठीक है, अगर डी का फॉर्मूला हम देखें किस तरीके से बन सकता है, ये पूरा x है यहाँ तक, ओ बी क्या है पूरा x, और आई बी क्या है y है, तो ये डी ये वाला चाहिए, तो x में से अगर y माइनस करें तो ये डी ही बचेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी क्या है हमारे पास, रियल डेप्थ दैट इज़ x माइनस में अपेरेंट डेप्थ। समझ में आया कैसे लिखा है ये मैंने फॉर्मूला, बताओ। तो रियल डेप्थ इज़ x एंड अपेरेंट डेप्थ इज़ y, ठीक है। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। अब अगर जैसे y ना दिया हुआ हो आपको, ठीक है, तो क्या करें हम, तो देखो ये आपके पास फॉर्मूला था एक, क्या था ये देखो, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू में x/y, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो x/म्यू डब्ल्यू आ जाए या नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, तो देखो कैसे, x माइनस में y की वैल्यू x और ये म्यू डब्ल्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ।
ठीक है। और इसको और मॉडिफाइड करें तो x कॉमन ले लो, ये आ गया 1 माइनस 1/μ w। इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मल शिफ्ट के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अगर x और y की वैल्यू दे रखी है तब भी नॉर्मल शिफ्ट निकल जाएगा, और अगर आपको रियल डेप्थ दी हुई है x और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो फिर इस फॉर्मूले से आपकी नॉर्मल शिफ्ट निकल सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? आया समझ में रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ करना कैसे है? ठीक है। तो अब इसके आगे न्यूमेरिकल होंगे, वो अच्छे से देख लेना आप, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, समझ में आया? बहुत ईजी था। ओके जी, थैंक यू।